रहा है 71 की जंग में भारत की विजय के 51 साल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े सरेंडर के 51 साल, पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय शर्म के 51 साल और पाकिस्तान के लिए फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली दहशत के आखिरी 2 साल। आखिरी 2 साल क्यों, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के जुल्म सितम और कत्लेआम से मुक्ति दिलाने के लिए शहादत देने वाले भारतीय सेना के शहीदों को सलामी की तस्वीर। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले, शहादत देने वाले 2908 भारतीय सैनिकों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर सलामी दी, उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। 16 दिसंबर 1971 का ही दिन था जब भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों की जंग में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर करा दिया था। जनरल अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी के सरेंडर की तस्वीर जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीर है जो आज भी पाकिस्तान का खून जलाती है। 51 साल बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि आने वाले 2 साल में यानी 2024 खत्म होते होते उसके और भी टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उससे लगातार आजादी मांग रहा है। ये आवाज तेज होती जा रही है। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज के दमन के खिलाफ आजादी की मांग तेज होती जा रही है। सिंध में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा पर तालिबान दावा ठोक रहा है और अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि आतंकियों को पनाह देने और मुल्क जो है, देश जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई देता है। माली हालत ठीक नहीं है, ना सेना के पास बजट है, ना आवाम के पास आटा खरीदने के हालात हैं। तेल के दाम ताड़ पर हैं, हर तरफ विद्रोह की स्थिति है और तो और 71 की लड़ाई को लेकर सेना और सियासत पहले ही आमने सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा जनरल बाजवा और बिलावल की लड़ाई, इमरान खान, नियाजी और आर्मी की लड़ाई ने अंदरूनी खींचतान को पहले ही सड़क पर ला दिया। इन सबसे ऊपर वो डर है जो पिछले दिनों खुद पाकिस्तान के लोगों के जहन में देखा गया, वो ये कि 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी पीओके को लेकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। भारतीय सेना कह चुकी है कि पीओके पर वो तैयार है, उसे बस इशारे का इंतजार है। तो क्या पाकिस्तान फिर से टुकड़े टुकड़े होने की तरफ बढ़ रहा है? और इस बार कितने टुकड़े होंगे, ये बड़ा सवाल है। ये बहस जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान पर फिर विभाजन का खतरा मंडरा रहा है। ये बहस जरूरी है कि बलूचिस्तान पीओके में सेना सरकार के खिलाफ विद्रोह के हालात हैं। ये बहस जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान रणनीतिक आर्थिक तौर पर अलग थलग पड़ गया है और पाकिस्तान को डर है कि भारत उसे फिर से तोड़ देगा। ये बहस जरूरी है, भारत में पीओके को वापस लेने को लेकर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए 71 वाली हार, एक बार फिर से 71 जैसा डर और पाकिस्तान के अंदर इस हार के 51 साल बाद भी मची कलह और उसके साइड इफेक्ट्स पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। हमने यहाँ भारत में भी वादे किए थे अपनी जनता से कि हम हर तरह से बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। 1971 में हमारी फौज की साबका पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। उस जंग में हमने जो हारे थे 90,000 जंगी कैदी, वो 90,000 जंगी कैदी पाकिस्तान वापस ले आए। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह हैं, हमारे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तानी पत्रकार है, जनरल सिन्हा है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ आपको बता देते हैं कि हुमायूं सरफराज हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान में। हुमायूं सरफराज, सबसे पहला कमेंट मैं आप ही का चाहती हूं क्योंकि लगातार जिस तरह से बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, चाहे डिफेंस एक्सपर्ट्स हो, चाहे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि ये जो 1971 में हार मिली, शर्मनाक हार मिली, जो टुकड़े कर दिए भारतीय फौज ने पाकिस्तान के, ये आज भी वो डर पाकिस्तान को सता रहा है।
सबसे पहले तो हमें मेरे ख्याल से फिक्र करने की बात तो ये है कि आज भी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में गलत किस्म के मुकाबले के अंदर उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। मुझे ये लगता है कि आपका जो आज का प्रोग्राम है ये शायद अमन की एक कोशिश होनी चाहिए थी या अपनी गलतियों को तस्लीम करने का एक मौका होना चाहिए था। उसके हम तो आज भी आपस की लड़ाइयों को डिस्कस करने पे लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी आवाम को जो है वो सुलह और रास्ते की तरफ लगाना चाहिए। उनको ये पैगाम देना चाहिए कि ये जो सुलह है इस खिते को ये तरक्की की राहें खोल सकती है। इस खिते के लिए पाकिस्तान और इंडिया को इस लड़ाई से पिछले 70 सालों में मिला क्या है? मेरा तो आपसे ये सवाल है, इंडिया ने क्या निकाल लिया है इस 70 साल लड़ाई से? आपकी जो गुर्बत का अपने मुल्क का हाल देखें, आप इंसाफ का हाल देखें, आप अपनी अदालतों का हाल देखें। मैं तो ये कहता हूं कि आज ये जो खिता है ये मुझे लगता है कि इसकी आवाम अब ये डिमांड करती है अपनी हुकूमतों से कि खुदा का नाम है ये सारे लड़ाई झगड़े छोड़ें और सुलह रास्ते की बात करें। आप इस चीज की बात करें कि आपने आपसे किसने कहा कि भारत की अदालतों का क्या हाल है? आप क्या जानते हैं भारत की अदालतों के बारे में? I myself is a barrister, I am a practicing lawyer। मुझे अंदाजा है कि इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। नहीं, आप पाकिस्तान की बात करें ना, आपको इंडिया का क्या अंदाजा है? इंडिया की जमहूरियत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया। आप हैं क्या? आबादी की वजह से आप सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं बन सकते। टॉकिंग अबाउट जमहूरियत। आबादी में मत सिमट कर रह जाइए, आबादी है लेकिन जमहूरियत उस बड़ी आबादी में कायम रखना वो और भी बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर फौज दखलंदाजी नहीं करती है। आपकी क्वालिटी जो है जमहूरियत की, फौज के दखल अंदाजी ना करने के बावजूद आपकी जमहूरियत के ये हालात हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया को इस टाइम दुनिया किस नजर से देख रहा है। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है इस समय दुनिया पाकिस्तान को किस नजर से देख रही है? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, पता नहीं आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं। चाइनीज चश्मे से ना देखिएगा इंडिया को, और दुनिया को भी मत देखिए उस चाइनीज चश्मे से। पाकिस्तान ने, मैं आपसे यही कह रही हूँ। अभी पहला कमेंट 1 मिनट का है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि इस समय दुनिया भारत को किस चश्मे से देख रही है। अभी हाल में ये ग्रे लिस्ट से बाहर आए बड़ी मुश्किल से। ये भूलते हैं कि दुनिया इनको किस नज़र से देखती है, आतंकवादी नज़र से देखती है। हिलरी क्लिंटन का वो बयान नहीं भूलना चाहिए, जो देश पिछवाड़े में सांप पालता हो उसको ही वापस आकर डसते हैं। मतलब आतंकवादी पालता हो तो वापस आतंकवादी आपको ही आकर डसेंगे। ये बयान हिलरी क्लिंटन का था। आपके इमरान खान साहब गए थे, वहाँ पर कोई रिसीव करने नहीं आया था अमेरिका के अंदर, बस में बैठकर जाना पड़ा था उनको। आप अपने डिप्लोमेटिक मिशंस, जो आपकी डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको दुनिया भर में बेचते फिर रहे हैं कि आपको किसी ढंग से 2 समय का खाना, सरकार के मुलाजमों की नौकरी जो तनख्वाह है वो हम दे पाएँ, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लगातार। और दुनिया का कौन सा देश है चाइना के अलावा जो आपके साथ खड़ा है? इवन मिडिल ईस्ट भी आज आपके साथ नहीं खड़ा। आपके कंधे के साथ कंधा जिस प्रकार पहले रहता था वो खत्म हो गया मामला, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि आप सिर्फ आतंकवाद की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट छोड़िए, जिस अफगानिस्तान को आपने पाला पोसा, जहाँ पे आपने आतंकवाद बढ़ाया, आज वहाँ पर वो भी अफगानिस्तान आपको आंखें दिखा रहा है। आज वहाँ पे जो बॉर्डर पर स्थिति है आपकी, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, वो शायद आपकी जानकारी में होगा किस प्रकार से आपके हालात खराब हैं उस बॉर्डर के ऊपर, और किस प्रकार से वहाँ पर जो तालिबान है वो किस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जंग का ऐलान हो गया है। वो तोप के गोले पे गोले छोड़ रहे हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं है उनको रोकने का। उन्हें एक कमेंट उनका ले लेती हूँ। अनुमा जी, यहाँ पर अभी पाकिस्तानी गेस्ट पूछ रहे थे, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितनी हीन भावना से दुनिया देखती है भारत को। देखिए अंजलि जी, जो भी है, मैं किसी पाकिस्तानी के सामने और उसकी किसी बात का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझती हूँ। इस योग्य नहीं समझती मैं उस कंट्री को जिसके बारे में मैं कुछ बोलूं। तो आप अगर कुछ पूछेंगी भी तो मुझे कुछ नहीं कहना है। जब तक हमारे यहाँ कूटनैतिक लेवल पे या राजनीतिक लेवल पे बातचीत ना हो, मैं ये भी सही नहीं मानती कि हम इन लोगों को बुलाकर यहाँ पर बात करें, और वो भी आज विजय दिवस के दिन। क्या हम अपनी तौहीन कर रहे हैं? कृपया ये मत करिए। मैं फौज में विंग कमांडर रही हूँ, एयरफोर्स में। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मैं एक पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी लोगों के साथ में तब बात कर रही हूँ जो हमारे यहाँ राजनीतिक और कूटनैतिक बातें नहीं हो रही हैं। तो मैं नहीं करना चाहूंगी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इस लायक भी नहीं समझती हूँ। ठीक है मैम, आप बात मत कीजिए, लेकिन एक कमेंट जल्दी से यहाँ पर आरजू काजमी मैं आपका चाहती हूँ। पाकिस्तान की एक ऐसी स्टेट है जो डिनायल मोड में है, जो कभी सुधरेगा नहीं।
नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को सब मालूम होता जा रहा है, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे बांग्लादेश को लेकर, तो हम अब बदल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सब बदल गए, लेकिन कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो भारत इतना क्रेडिट खुद ना ले, क्योंकि ये सब कुछ हमारा अपना किया धरा था। हमारे जो सीनियर्स बताते हैं, जिस तरह का हमने बिहेवियर किया था बंगालीज के साथ, तो हमारे साथ यही होना था। इसमें भारत का कोई इतना हाथ नहीं है जितना हमारा अपना हाथ है। हमने उन लोगों को तंग किया, उन्हें परेशान किया, उनकी इंसल्ट की, हर तरह से वो हरकत की जिसके बाद वो हमारे साथ रहने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए हम ये सारी बातें अब यहाँ की यूथ को पता लग चुकी हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को पता लग चुकी हैं। 71 में क्या हुआ था ये भी मालूम है, लेकिन अब हम उससे सीखकर और आगे बढ़ना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा से रिपीट ना हो, और भारत के साथ भी टर्म्स बेहतर हों। अब ये और बात है कि हम अपनी गलतियां मानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और उसमें बहुत टाइम लगेगा। आरजू काज़मी, जब वो भारत के प्रधानमंत्री पर आपके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, वो हिटलर के साथ उनकी तुलना करेंगे और निजी आक्षेप करेंगे, तो बातचीत कैसे होगी? क्योंकि उसमें तो सवाल यही उठा ना कि डिप्लोमेसी का कौन सा लेवल था जिस लेवल पर जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे थे। देखिए आदित्य, उसके ऊपर तो पाकिस्तान में भी उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तमीज से बात करनी चाहिए थी, ये तरीका नहीं होना चाहिए था। ये तो पाकिस्तान से भी कहा जा रहा है उनको, कई लोग कह रहे हैं। तो ये बौखलाहट है कि उस निजी आक्षेप पर चला गई ये पूरी बहस, निजी हमलों पर चली गई ये पूरी बहस। जनरल सिन्हा, देखिए आदित्य, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आवाम को इतना गुमराह कर रखा है पाकिस्तान की आर्मी ने। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जनरल इलेक्शन हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान मेजॉरिटी में आए थे, उनको प्रधानमंत्री बनना था, इन लोगों ने, पाकिस्तान आर्मी ने फैसला कर लिया कि एक बंगाली को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी डोमिनेट करती है वो पाकिस्तान के पंजाबी लोग। तो क्या हुआ कि बूचर, अभी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मोदी जी को अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूं कि बूचर ऑफ बांग्लादेश जनरल नियाजी का क्या हालचाल है? जो पाकिस्तान आर्मी जो जिस तरह से बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में तांडव नृत्य कर रही है, उन लोग बूचर्स का क्या हालचाल है? 3 मिलियन डेथ हुआ था बांग्लादेश 71 वॉर में, एथनिक क्लींजिंग हुआ था। जनरल नियाजी ने कहा था कि इनका नस्ल बदल दो। रेप कैंप्स थे बांग्लादेश में, 1.5 लाख वुमेन का बलात्कार किया गया। एक 80, मेरी इंफॉर्मेशन है, एक 80 साल की औरत को, बेचारी बूढ़ी औरत को, पाकिस्तान आर्मी ने पूरी रात उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया। नियाजी ने हुक्म दिया था कि धोती उठा के देखो और कोई हिंदू मिलता है उसको मार दो। तो किस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे थे? ये बूचर नहीं थे। आप अपने देश के आवाम के लोगों को हीन भाव से देखते हो, उसको बंगाली कहते हो और उसके साथ ये दुर्व्यवहार करते हो। और जनरल इलेक्शन में उसका हक बनता है, उसने जीता था, प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बनने से आपने रोक दिया और पूरा तांडव नृत्य किया। ये तो हिंदुस्तान की आरिफ अब्बासी भी, आरिफ अब्बासी, गलतियों से कहा जाता है सीखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि गलतियों को रिपीट करने का पूरा कल्चर है। आरिफ अब्बासी, आवाज आ रही है? हेलो, जी जी जी। गलतियां दोहराने का इतिहास भी है और वर्तमान में भी वही गलतियां दोहराई जा रही हैं आपके मुल्क द्वारा। नहीं जी, ये आप लोगों की गलतफहमी है। अभी मैं एक जलसा को सुन रहा था, जो उनकी गलतफहमी थी कि उन्होंने 71 बार जीती है। ये खातिर जमा रखें, हम एक चीज एडमिट करते हैं कि आपकी एक घिनौनी साजिश की साबका मशरकी पाकिस्तान और इस वक्त के बांग्लादेश में हमारे सियासतदान हर वक्त उस साजिश का इदराक नहीं कर सके। मक्की बानी का बनना और फिर आपने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और असूलों को रूम डाला अपने पाँव के नीचे। एक इंतहाई दहशतगर्द फौज की तरह इंडियन फौज मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हुई और वहाँ के अवाम को जिस तरह उन्होंने उनका दहशतगर्दी कर रही थी भारतीय फौज। अरे अनुमा जी, ये तो कह रहे हैं कि भारतीय फौज जिस जुल्मों सितम से आजादी दिला रही थी, ये तो कह रहे हैं भारतीय फौज जिस जुल्मों सितम कर रही थी,
पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं ये पढ़ाया गया है। बिल्कुल, भारत फौज ने। अनुमा जी से जवाब ले लीजिए आप जवाब ले लीजिए सर, जवाब देखिए ऐसा है कि आप लोग जो थे ना वेस्ट पाकिस्तान के लोग, जो पंजाबी, पख्तून, बलूच और सिंधी लोग, वो बंगाली एथनिक ग्रुप के ऊपर एक तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान आपको देता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके पास होता था। वहां पर मुजीबुर रहमान ने अपना इलेक्शन जीता और आप उनको बनने नहीं देना चाह रहे थे। तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इतनी थर्ड क्लास बातें मत करिए। हमने PNS गाजी को नीचे डुबाया है। हम कराची में आपका बंदरगाह हमने पूरा बम्बार्ड किया और इसलिए आज हम नौसेना दिवस मनाते हैं। हमारे जहाजों ने मी सीरीज के हेलीकॉप्टर से हमारी रसद और ये सब गिराया गया। टंगैल में जब हमने आपके ऊपर हमला किया तो आपका पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव में आप लोग सब वहां से भाग खड़े हुए और मुक्ति बाहिनी हमारे साथ थी। क्यों थी? क्योंकि आपका उनके ऊपर इतना अत्याचार था कि मुक्ति बाहिनी हमारे साथ थी और हमने उन्हें ट्रेन किया, क्योंकि आप उन पर अत्याचार कर रहे थे। और हमारा जो पड़ोसी है, अगर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा तो हमको उसके साथ खड़ा होना पड़ा था। हमारे को आपने मजबूर किया था, क्योंकि वो सारे 1 करोड़ रिफ्यूजी हमारे पास आ गए थे और कोई पूरा देश कुछ नहीं कह रहा था, जबकि अमेरिका अपना 7वां बेड़ा आपके पास भेजे हुए था। तो ये सारी चीजें, इन परिदृश्यों में हमारी सेना ने आपको अच्छा मजा इसलिए भी चखाया कि आप किसी के ऊपर आतंक मचा रहे थे। तो उन सब चीजों को भूलिए नहीं, नैरेटिव नहीं बदलेगा। ठीक है, इस पे जल्दी से हुमायूं सरफराज आपका जवाब। देखिए, इसमें मैं तो हैरान, फिर गुफ्तगू जो है वो उसी तरफ चली जाती है। मैं तो चाहता था कि शायद इसमें गुफ्तगू होगी जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को रिविजिट करने की कोशिश की जाएगी, दोबारा देखा जाएगा। देखिए, मेरी बात में इंडिया के मामला जो हैं वो बड़े भयानक हैं। आपने सिखों के साथ जो कुछ अपनी 70 साल तारीख में किया है वो इंतहाई शर्मनाक अमल है। तो उसके बाद जो आपकी इतनी मिनॉरिटी है, इवन के आपकी जो कबायली इलाके हैं आपके इंडिया में, वो अदालती की तरीके उनमें चल रही हैं। आपका जो बंगाल का जो हिस्सा आपके पास है उसमें बेशुमार जुल्म आप लोगों ने किए हैं। आप किस तरह इस तरह के सवाल उठा सकते हैं? कश्मीर में आप लोग जो कर रहे हैं, हुमायूं सरफराज, ये सारी जानकारी का आधार क्या है आपकी? पहले तो मुझे यही पूछना पड़ेगा आज। तो आपके पास क्या आधार है? आप किस बेसिस पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं? हमारे पास क्या आधार है? हमारे पास क्या आधार है? तस्वीरें दिखा दीजिए इनको, फुल स्क्रीन सरेंडर की तस्वीरें दिखा दीजिए इनको, जनरल अरोड़ा और जनरल नियाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए, हथियार डालते हुए इनकी सैनिक दिखा दीजिए इन्हें। ये आधार है हमारे पास। आपके पास क्या आधार है? आपके पास क्या आधार है? ग्रे लिस्ट में इंडिया था या आप थे? ग्रे लिस्ट में कौन था? पाकिस्तान था ना। शायद दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की जंग को लड़ा और उसे खत्म करने की कोशिश की है। इंडिया आज भी दहशतगर्दी में एक्टिवली इन्वॉल्व है। अच्छा, तो जाहिर तो ग्रे लिस्ट में आपको, ग्रे लिस्ट में तो इंडिया को होना चाहिए था ना दहशतगर्दी में। आप क्या कर रहे थे ग्रे लिस्ट में? आपके यहाँ हाफिज सईद क्या कर रहा है? आपके यहाँ मसूद अजहर क्या कर रहा है? आपके यहाँ उसामा बिन लादेन क्या कर रहा था? वहां चीखिए ना, वहां बताइए। वो पहले तो यही अपने आप में सवाल होगा। उसामा बिन लादेन आपकी नजर में दहशतगर्द है ना? उसामा बिन लादेन आपकी नजर में दहशतगर्द है भी? उसामा बिन लादेन मर चुके हैं और पाकिस्तान के मर चुके हैं। नहीं, दहशतगर्द है कि नहीं आपकी नजर में? आप वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्द है, आप तो उसामा बिन लादेन आप छोड़िए ना, आपके यहाँ पे मारा गया ना उसामा बिन लादेन को। आपके यहाँ ही मारा गया। आपने क्यों प्रेडिक्शन दे रखी थी? जवाब ले लीजिए आरपी सिंह से। देखिए, कमाल की बात है, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है, टेररिज्म होती है, उसके रूट्स पाए जाते हैं पाकिस्तान में। वो फ्रांस में हो, वो लंदन में हो, अमेरिका में हो, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी के किस्से होते हैं, जब उनकी छानबीन होती है तो पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। एक दूसरी बात, अभी इन्होंने क्या शब्द, कितना आदर से उसामा बिन लादेन का नाम लिया, जैसे इनके कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं। ये इनकी ये फितरत है, ये लगातार आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उनको पालते हैं और फिर उनका इस्तेमाल भी करते हैं। और ये तो खुद मानते हैं कि हाँ, हमने तालिबान को हमने बढ़ाया, तालिबान को हमने सिखाया। ये तो कभी अभी एक चैनल पे इनके एक और दोस्त बोल रहे थे कि हमने तालिबान को सिखाया। तो दुनिया में आतंकवादियों को बढ़ावा देना, उनको शह देना, उनको फंडिंग करना, ये तो आपकी फितरत में है। और ये मैं नहीं,
ये तो मुशर्रफ साहब ने खुद कमिट किया, टीवी डिबेट्स में कमिट किया, टीवी इंटरव्यूज में कमिट किया कि हाँ हम दहशतगर्द पालते रहे, हमने दहशतगर्द बढ़ाए, कारगिल की लड़ाई के अंदर हमारे फौजी गए पर हम उनको दूसरे रूप में भेजा। ये सब आपके लोगों के बयान है, हमारे लोगों के बयान नहीं है। हाँ आप कह रहे हैं कि हम शायद अमन की बात करें। जल्दी से अनुमा जी आपका, उसके बाद अनुमा जी आपका, पहले एक कमेंट और उसके बाद में एक कमेंट जनरल सिन्हा का। ये तो बहुत ही बुरा हाल है कि जो खुद आरोपों के घेरे में और कटघरे में है और जिसके यहाँ उसामा बिन लादेन मारा जाता है, पाया जाता है, मारा जाता है, पालन पोषण करते हैं, वो पलटकर एक और जमहूरियत पर आरोप लगाता है कि आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। देखिए ऐसा है कि आरजू जी जब कह रही थी कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और हमें ही उसका खामियाजा भुगतना है, तो मुझे ये अच्छा लगा कि इस तरह से डायलॉग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऊपर से बिलावल भुट्टो ने उटपटांग बात कर दी। तो किसी भी ऐसे कंट्री को जिसके ऊपर इतने सारे अपने आप आरोप हैं, इतना हर दहशतगर्दी में आपने ग्रे लिस्ट की बात की, हम तो ये मानते हैं कि जहां पर भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वहां पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। तो ये सारे चीजों के बिना पर ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर पहले तो आप अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करिए, उधर ध्यान लगाइए। आप भारत के ऊपर उटपटांग बयान क्यों करते हैं, हमें क्यों मुद्दा देते हैं? हम तो कहाँ आपसे बात करते कि आज हमारी उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो साहस दिखाया था और आपके कंट्री को दो फाड़ किया था आपकी गलतियों के कारण, तो उसकी बात करने का दिन है आज। और आप लोग उस तरह की उटपटांग बातें करके और हमें और भी ज्यादा आपके प्रति बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। मत करिए, दूसरों पर लांछन मत लगाइए। ठीक है, जल्दी से जनरल सिन्हा। आदिति, मुझे तो ताज्जुब लगता है कि पाकिस्तान के कुछ प्रवक्ता पता नहीं कौन सा पानी पी के किस चीज का सेवन करके आते हैं और बेशर्मी के साथ शरेआम झूठ बोलते हैं। मुझे तो लगता है उनकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि इस तरह से आदमी झूठ बोल सकता है। कभी कभी टीवी आप ही के चैनल पे किसी ने कहा कि पाकिस्तान 65 वॉर जीत गया। अभी ये जो पाकिस्तान के प्रवक्ता बोल रहे थे 71 वॉर के बारे में, मतलब इतना गलथेथरी, इतनी निर्लजता के साथ इस तरह का वक्तव्य देना। अरे कुछ तो सोल सर्चिंग करो। इतिहास को क्या पन्ने पलट सकते हो? आपका जनरल बाजवा कहता है 30-40 हजार खाली वहां सरेंडर किए थे और आपके एक पॉलिटिशियन कहते हैं कि 90,000, फिगर्स है 93,000, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। हमारे जबलपुर में आपके जनरल नियाजी साहब हमारे ऑर्डिनेंस मेस में विजंता एकोमोडेशन में जो था वहां पे फ्लैट में रखा गया था। आप कैसे डिनाई कर सकते हो? इतिहास के पन्ने को फाड़ दोगे क्या? एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। और एक सज्जन बोल रहे थे कि हमें सुलह करना चाहिए, ये मौका है सुलह करने का। काहे के लिए सुलह करें? आप जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हो, आप कसाब को भेजते हो। हमने हिंदुस्तान से कोई आतंकी भेजा था पाकिस्तान में? उसमें 167 आदमी कोई मरे थे। आप इतना तबाही करते हो, सुलह की बात करते हो क्योंकि आप दलदल में फंसे हुए हो। मैं बहुत एज ए फौजी बहुत साफ कह रहा हूं, कोई पाकिस्तान से सुलह नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही अंत होना चाहिए, वह है पाकिस्तान की मौत। आप लोग यही डिजर्व करते हो, आप कोई मर्सी डिजर्व नहीं करते हो। हम बड़ा भाई रोल करने के लिए आपको फ्लो दूंगी। भारत आज मना रहा है विजय दिवस और पाकिस्तान है सदमे में। 16 दिसंबर की तारीख जब आती है, पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का काम ये करती है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना से रिटायर हुए सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने यह कहा कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान हार गया था। हालांकि उन्होंने इस हार को पाकिस्तानी फौज की नहीं बल्कि पाकिस्तानी सियासत की हार बताया था। विजय दिवस के जश्न के बीच एक बार फिर से आपको जनरल बाजवा का आज वो बयान सुनना चाहिए। 1971 की हार, पाकिस्तान शर्मसार। मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। 1971 की शर्मनाक हार पर जब जनरल बाजवा बोल रहे थे तब वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। पर ये बात सिर्फ 22 दिन पहले की है। बाजवा ने ये तो माना कि 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान बुरी तरह हारा, लेकिन उन्होंने इसे सेना की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत की हार बताई थी। मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं,
और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। बाजवा ने 1971 की हार वाले भाषण के दौरान सेना के बचाव में कई झूठी दलीलें भी दी। उन्होंने सरेंडर करने वाले फौजियों की तादाद पर भी झूठ बोल दिया। लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने भी किया है। बाजवा के मुताबिक 1971 की हार में 34,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, जबकि सही आंकड़ा ये है कि 55,692 सैन्यकर्मी थे, 16,354 अर्ध सैनिक बल के जवान थे, 5,296 पुलिसकर्मी थे, 1,000 नौसैनिक थे और 800 वायु सैनिक थे। कुल मिलाकर ये आंकड़ा हुआ 79,676। वहीं इनके साथ 13,324 असैन्य कैदी भी थे जो युद्ध में पाकिस्तानी सेना का साथ दे रहे थे। दुनिया के मानचित्र पर जब तक पाकिस्तान का नामो निशान रहेगा, 1971 की हार का कलंक उसके हरे झंडे पर लगा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ 1971 की ये बड़ी हार, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे भारतीय सेना ने, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं, अपनी बार बार इंटरनेशनल बेइज्जती कराता है, बल्कि कहना चाहिए एक तरह की इसमें भी उसे महारत हासिल हो गई है। वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, और यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी को इतिहास याद दिलाया जाए कि कैसे 1971 में पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आया था, और पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि सब्र की एक सीमा होती है, उसका बार बार इम्तिहान न लिया जाए। बिलावल भुट्टो शायद ये भी भूल गए कि 1971 के युद्ध में कैसे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, और ये भी कि कैसे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिए जाने के बाद 16 दिसंबर 1971 की सुबह पाकिस्तान की सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को सरेंडर करना पड़ा था। आप देखिए कैसे पाकिस्तान में अपने आवाम के सामने वो हार पर बेशर्मी से बोलते हैं। बिलावल ये भी भूल गए कि उनके नाना यानी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी यानी बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को भारत पहुंचे थे और पस्त हौसलों के साथ 3 जुलाई 1972 को भारत के आगे पाकिस्तान में अपनी सरकार बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे थे। हिस्ट्री है कि इन्हीं के ग्रैंडफादर भुट्टो के टाइम पाकिस्तान की आर्मी का ये हाल होता, बांग्लादेश एक नई कंट्री बनी। हिस्ट्री है वर्ल्ड में इस तरह की, राइट, जो हुई। तो अब होता क्या है कि आपकी जो पेनफुल मेमोरी है उसको आप याद नहीं करना चाहते। यही नहीं, करगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान को भारत ने करारी शिकस्त दी थी, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अपनी किरकिरी कराने की आदत सी पड़ गई है। बूट पॉलिश आपने खत्म कर लिया है तो आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं। मरसू मरसू पंजाब ना देसू, मरसू मरसू ना देसू। बिलावल की छवि पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी एक वक्त ये थी और है, रिच स्पॉइल्ड किड। और यहाँ पर आपके लिए अभी आपने ओसामा बिन लादेन को देखा, तो जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह पाकिस्तान की दुखती रग पर प्रहार किया था, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और उसे एक बार फिर से क्या जवाब मिला, सुनिए। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. Question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. I was reminded
more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना, एक बार फिर से याद दिलाते हुए कि हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को क्या नसीहत दी थी कि अगर सांप पालोगे तो ये उम्मीद मत करो कि वो सिर्फ आपके दुश्मनों को डसेंगे, एक दिन वो सांप आपको भी डसेगा। और यही बात पाकिस्तान को याद दिलाने की कोशिश एक बार फिर की गई विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। हमारे साथ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो विजय दिवस आज है, तो जय हिंद और बधाई भी। जनरल साहब, आवाज आ रही है आपको? अदिति, यस अदिति, आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि आज के दिन भारत की सबसे निर्णायक जीत हुई थी, ऐतिहासिक जीत हुई थी और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने एक ऐसा अपना मुखड़ा दिखाया पाकिस्तान को कि वो कभी भी हमारे तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकते। कोशिश जरूर करेंगे लेकिन हर बार उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो और एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के दो हिस्से हुए तो ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उसका बनने का कारण यही था कि उन्होंने लोकतंत्र को कभी भी मजबूत नहीं किया पाकिस्तान में। उनके हुक्मरानों ने कोशिश यही की कि पाकिस्तान में अपना वेस्ट पाकिस्तान का राज रहे। अगर इलेक्शन में मुजीबुर रहमान जी को मेजॉरिटी मिली, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान को बहुत कष्ट हुआ और नहीं बनाया, और उसके ऊपर ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी, उनके लोगों के ऊपर ऑपरेशन सर्चलाइट जैसे नापाक इरादे के ऑपरेशन किए जिसमें हजारों लाखों को मारा गया, औरतों को जिल्लत किया गया और समझ लीजिए उनको मजबूर किया गया कि वो शरणार्थी बन के हिंदुस्तान में आए, बंगाल में आए। और अगर पाकिस्तान में के दो हिस्से हुए हैं तो वो उनके हुक्मरानों की गलती है, उनको उसका हुक्मरानों की गलती आप बता रहे हैं। हमारे साथ सरदार सलीम हैदर भी हैं सर, पाकिस्तान से सरदार सलीम हैदर है। सरदार सलीम हैदर ये क्या कह रहे हैं जनरल सिंह? जनरल सिंह कह रहे हैं आपसे कि जो गलती पास्ट में की, जो 71 में की, उसे बार बार मत दोहराइए। आपने तब जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की, आपको कीमत चुकानी पड़ी बांग्लादेश के तौर पर। आप फिर से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो। बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी इसकी। दोबारा आपको आपका क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, आपकी आवाज कट रही थी, मैं नहीं समझ सका। अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो अभी हमारे साथ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो गलती 1971 में की थी वो बार बार मत दोहराइए, वरना कितने ही और टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 71 में हमने गलती कोई नहीं की थी। 71 में आपने अपनी चालबाजी की थी और वहां पे पैसे का इस्तेमाल करके मुक्तबानी को साथ मिला के आपने एक साजिश की थी। उस साजिश के तहत आपने पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाया। और दूसरी आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की दहशतगर्दी की, तो आप तो तवातर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पाल रहे हैं। अभी आपका गुलभूषण यादव जो है वो हमारे पास मौजूद है। 71 में हारे थे, आपके मुताबिक या नहीं हारे थे आप? नहीं, मेरी बात सुने ना, फिर आगे चलते हैं, फिर आपका जवाब। ना मेरे सवाल का जवाब आपने अभी दिया नहीं ना।
1971 की वॉर आप हारे थे या नहीं हारे थे? देखें, आपने जो पहला सवाल किया है मेरे से, उसका भी जवाब मैंने दिया नहीं है और आपने दूसरा शुरू कर दिया। फिर नहीं, आपने 71 की वॉर को लेकर बड़े आरोप लगा दिए इंडिया पर, तो सर जवाब तो मिलेगा ना आपको। देखिए मेरी बात सुने ना। हाँ, तो ये बताएं, 71 की वॉर हारे थे या नहीं हारे थे? मैं आपसे सिंपल सवाल मेरी बात सुने ना। अगर सिर्फ आपने सवाल ही करने हैं तो फिर मुझे तो आपको बुलाने का मकसद ही कोई नहीं था ना। अगर मैं आधे पे भी नहीं पहुंचूंगा, आप नया सवाल करके आपने 30 सेकंड जाया कर दिए। आप 71 की वॉर हारे थे या नहीं हारे? आपने जाया किए हैं, ये 30 सेकंड आपने जाया किए हैं। मेरे से जो पहला सवाल आपने किया कि पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा, अभी उसका मैं जवाब दे नहीं पाया। आपने ऊपर से 71 की वार पे जोर देना शुरू कर दिया। अभी जो आपने 2 जहाज आपने भेजे थे, अभी नंदन साहब को जो चाय पिला के भेजी थी, वो कौन जीता था? 1971 की वॉर जीते थे या वो हारे आप थे? जीते थे, हम जीते थे। वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ ना। किसने लौटाया था? अभी नंदन साहब, अभी नंदन को जो चाय पिलाई थी, जो हमने चाय पिलाई थी, किसे भेजना पड़ा था वापस? किसे भेजना पड़ा था वापस? बताए ना। उससे आप बताइए ना, आप बताइए। F-16 किसका गिरा था? F-16 किसका गिरा था? किसने मार गिराया था? अभिनंदन से पूछा। नहीं, F-16 किसने मार गिराया था? कि उस चाय का टेस्ट क्या था? किसने मार गिराया था? जवाब दीजिए ना इन सवालों के। क्या हो गया? सर्जिकल स्ट्राइक किसने की थी? सर्जिकल स्ट्राइक किसने की थी? बालाकोट एयर स्ट्राइक किस पर हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक आपकी जरूरत ही नहीं है, हम आपका मुंह तोड़ देंगे। आपसे पूछेंगे, परमिशन लेंगे। ऐसे ही आपके यहाँ मिलता है ओसामा बिन लादेन, आप डिनाइल में रहते हैं। क्यों झूठ बोलती है? और क्यों ओसामा बिन लादेन भी आपके यहाँ नहीं मिला था? नहीं, झूठ बोलना तो सर वो आपका स्पेशलाइजेशन है सर। झूठ बोलने में तो आपकी महारत हासिल है। झूठ बोलने में तो आपको महारत हासिल है। अभी तक आपने बताया नहीं 71 में हारे थे या जीते थे? हमें क्या समझे हुए हैं आपने? आप सर्जिकल, आपकी जरूरत ही नहीं है। आप अरे 71 में हारे थे या जीते थे? आप एक अच्छा, 65 में भारतीय सेना कहाँ तक पहुंच गई थी? एक कदम अंदर आए तो हम अभी नंदन वाला हाल करेंगे। अच्छा, आपको फुटबॉल बना के वापस भेजेंगे इंडिया। आप अपना देश संभाल लीजिए। फुटबॉल आपकी बनी हुई है इस वक्त सर, आपकी बनी हुई है फुटबॉल। वो जो कटोरा लेकर घूम रहे हैं ना जगह जगह, वो संभालिए पहले। फुटबॉल अपनी आप अपने आप को संभाले पहले। जनरल सिन्हा से जवाब ले लीजिए। और दूसरा जनरल सिन्हा से जवाब ले लीजिए। जनरल सिन्हा, आदित्य इन लोग से, पाकिस्तान आर्मी से तो टीटीपी तो संभलता नहीं है, और ये इंडियन आर्मी को फुटबॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कब आप क्या इतिहास पढ़ते नहीं हो यार? 47 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ? और आपकी आर्मी तो इतनी घटिया आर्मी है कि अपने सोल्जर्स के डेड बॉडीज को भी क्लेम नहीं किया। आप तो रिफ्यूज कर दिए। आप अपने सोल्जर्स का सम्मान करना नहीं जानते हो और बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते हो। अरे भाई, थोड़ा इतिहास तो पढ़ लिया करो, और अपने जो तुम्हारे जवान देश के लिए जो कुर्बानी होते हैं उनका सम्मान तो कर दो। डेड बॉडी को हमने दफनाया सम्मान के साथ। ये हमारी बड़प्पन है। और आप लोग जो है, आप लोग बेशर्म लोग हो। आप लोग को कोई शर्म नहीं है। आप आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हो, अभी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हो, आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हो, और आपने 1984 में जो षड्यंत्र किया था वो सब हमको सब पता है। लेकिन आपके ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सफल नहीं होंगे। आप समझ लो, ये मोदी सरकार है, आपका बाजू बगोड़ के हम जो मनवाना चाहेंगे ये समझना होगा कि क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। 2 तस्वीरें उन्हें देखनी चाहिए। पहली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की है, जहां पर लगातार हमने देखा है प्रोटेस्ट हुए हैं। पाकिस्तान से आजादी की मांग उठी है बार बार। उनका कहना है उनके हक का पैसा उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। पिछले दिनों वहां के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ को क्या क्या नहीं कह दिया था, वो भी आपको याद होगा। और दूसरी तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बलूचिस्तान की तस्वीर है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में किस तरह मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, कितनी हत्याएं वहां की जा चुकी हैं, कितने ही लोग गायब हो चुके हैं। पाकिस्तान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, लेकिन उसका एक ढेला भी बलूचिस्तान को नहीं मिलता। ऊपर से अब तो यह कि इन दोनों इलाकों को पाकिस्तान ने एक तरह से चाइना को गिरवी रख दिया है। इन दोनों इलाकों में अब पाकिस्तान से ज्यादा तो चाइना की मर्जी चलती है। इजाजत है मैं बोलूं?
और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, जहां 1970 से आजादी को लेकर आंदोलन चल रहा है। पूर्वी पाकिस्तान जैसा आजादी का संघर्ष 50 साल में कई बार हो चुका है वहां पर, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने बंदूक के दम पर वहां लोगों को दबाया है। और पीओके पूरी दुनिया जानती है भारत का है, और बार बार वहां पर भी आजादी की मांग उठी है कि भारत किसी भी वक्त वापस इसे अपने कब्जे में ले। इसके अलावा तीसरा इलाका खैबर पख्तूनवा का, जहां की बड़ी आबादी अफगानी मूल की, जिस रफ्तार से टीटीपी अपनी गतिविधियां वहां पर बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के लिए सिरदर्द लगातार बना हुआ है। और इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही इलाके, पंजाब और सिंध, जो कि भारत की सीमा से लगे हुए हैं। मतलब टुकड़े टुकड़े होने की नौबत है पाकिस्तान की, लेकिन वो खुद को बदल नहीं रहा, उन आदतों को नहीं छोड़ रहा जिनकी वजह से उसके पहले भी टुकड़े हुए। और इसीलिए कहा जाता है जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता उसका भूगोल बदलना तय माना जाता है। जनरल सिंह, आपका कमेंट। हाँ जी अदिति, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में बहुत लोगों की आवाज़ उठ रही है कि हम कश्मीर का मसला छोड़ दें, जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसको हम संभालें, उसके ऊपर अच्छा हम गवर्नेंस करके दिखाएं। जैसे इंडिया अग्रसर हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ पिछड़ गया है, और पाकिस्तान तो अब बांग्लादेश से भी पीछे निकल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में मेरे समझ के मुताबिक अपनी बर्बादी का बटन दबा दिया है, और उसके 3-4 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा शासन नहीं देंगे, उनके हुक्मरान जिम्मेवार होंगे, हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उनकी अवाम के हाथ में चाबी है। अगर उनकी अवाम आवाज उठाएगी मैं आरपी सिंह जी का भी कमेंट लेना चाहती हूँ जनरल साहब यहाँ पर। आरपी सिंह जी शायद भूल गए ये, जब भारत को नसीहत दे रहे थे, पीएमएलएन के ही लीडर हैं सरदार अयाज सादिक, उन्होंने कैसे बताया था कि जनरल बाजवा के पसीने छूट गए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि जनरल बाजवा की पतलून का क्या हाल था, वो सबको याद है, भूला नहीं, वो भूले नहीं। उनको ये भी पता था कि अगर हमारे फौजी वापस नहीं आते, अभिनंदन वापस नहीं आते, तो पाकिस्तान का अगले दिन क्या हाल होना था, ये भी उनको जानकारी थी। तो असल में क्या है कि इनको पता इनकी दुर्गति हो रही है। मैंने अभी कहा कि भीख का कटोरा लेकर दुनिया के आगे खड़े हैं, अपने डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज जो दुनिया भर में वो बेच कर अपने यहाँ अपने सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह भर रहे हैं। तो इनकी हालत ख़राब है, अवाम वहाँ पर तंग है। परंतु जिस प्रकार की भाषा भुट्टो ने बोली, आज बिलावल भुट्टो ने बोली, वो शर्मनाक है। अपेक्षा करते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री इसकी चिंता करेंगे और उनकी नकेल कसेंगे, क्योंकि इस प्रकार की भाषा दुनिया के किसी भी डिप्लोमेटिक सिस्टम में अलाउ नहीं की जा सकती। और अगर उनको यही देखना है तो जरा अपने अंदर झांक लेना। ठीक भीतर अगर झांक ले तो फिर वो पाकिस्तान कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टेट इन डिनायल है। तो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो इतिहास से कुछ सीखता नहीं है। उसकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा इतिहास को झुठलाने पर खर्च होती है। वो 4 जंग हार कर भी अकड़ता है, उसकी फौज के पास उधार की भी गोलियां नहीं है, फिर भी ऐंठता है, इस पर आतंकियों को पालता है और अपना घर छोड़कर इधर उधर झांकता है। आज की मिसाल आपको दिखाएंगे। यूएनएससी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये चाहते हैं तो भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर सकते थे बिलावल भुट्टो जरदारी, ऐसा नहीं किया उन्होंने, इसके ठीक उलट किया। सो पाकिस्तान को तथ्यात्मक गलतियों की आदत है। सो मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, जस्ट टू करेक्ट यू, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर एस जयशंकर इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट आरएसएस, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इतिहास से सबक लेकर ही इंसान अपना भविष्य बुनता है। पाकिस्तान के लिए आज इतना ही पाठ जरूरी है तो सोचेगा जरूर, एक देश के टुकड़े तब होते हैं जब उसकी आवाम का मन टूट जाता है। पाकिस्तान के साथ ये हो चुका है। अगर हालात वहां ना बदले तो वो दिन दूर नहीं जब फिर बलूचिस्तान या पीओके वहां से टूटने की राह अपना लेगा। सोचिएगा जरूर, भले ही पाकिस्तान को ये लगे कि वो टुकड़े टुकड़े होते अपने जनमानस को संभाल लेगा, लेकिन जिस तरह से तनख्वाहें देने के लिए वहां की सरकार को संपत्ति बेचनी पड़ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये मुल्क जल्द ही गिरवी रखकर अपनी साख बचाने की कोशिश करेगा। और ऐसा हुआ तो 1971 में 2 पाकिस्तान का एक ही टुकड़ा अलग हुआ था, जिस पाकिस्तान का आने वाले सालों में शायद ये मुल्क 71 टुकड़ों में बंट जाएगा।
कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अब मुलाकात होगी सोमवार रात 8 बजे जी न्यूज पर। आपको याद दिलाते हुए, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी से। नमस्कार।